फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हम आज करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट बता चुका हूं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो वो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दो ही टाइप का होता है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स एक तो नाम से ही पता लग जाता है यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा। देखिए पिछला जो हमने किया था वो था स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि जो रिजल्ट आता है उसमें जो डॉट प्रोडक्ट करने से वो आपका स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसमें। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास साफ साफ मेंशन है कि इट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर आप दो वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करते हैं, देन रिजल्ट विल बी अगेन ए वेक्टर, यानी कि एक और वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी कि रिजल्ट जो आएगा दोनों का वो एक नया वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर यही डिफरेंस है दोनों में, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं फटाफट से। जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं दिखा देता हूं, क्या है पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर की, देन जो रिजल्ट जो आएगा दैट इज आल्सो ए वेक्टर, ये पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, और इसकी एक खासियत होती है, इसमें डायरेक्शन भी आती है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वेक्टर आएगा और वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होंगी। ठीक है ना, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसको हम कैसे समझेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए यहां पर है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अब ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और आपको मैं पहले बता चुका हूं यूनिट वेक्टर जो होती है मतलब डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर जो होता है डायरेक्शन को बोलते हैं, डायरेक्शन जो देता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एन कैप का मतलब क्या है, एन कैप कैसे आएगा। अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज से समझाता हूं। आप सभी ने स्क्रू ड्राइवर तो देखा ही होगा, पेचकस जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, वो देखा है। जब आप उस पर प्रेशर डालते हैं या फिर कोई भी नट बोल्ट को खोलते हैं, किसी भी पेच को खोलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको आप राउंड घुमाते हो। ठीक है ना, आप उसको राउंड घुमाते हैं, लेकिन राउंड घुमाते हैं लेकिन फोर्स किधर लगाते हैं, फोर्स डाउनवर्ड लगाते हैं या अपवर्ड लगाते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट होगा, हम देखिए हम घुमा रहे हैं उसको ऐसे, या तो इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है, किसी साइड तो घुमाएंगे ना, तो ये इस तरह से घुमा दिया, या फिर आप उल्टी साइड से घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्शन आप इस तरह से देते हैं। तो लेकिन जो प्रेशर पड़ता है वो डाउनवर्ड जाता है या अपवर्ड जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्रेशर जो होगा, इनके रिजल्ट जो आया, जो आपने डायरेक्शन रखी वो एक प्लेन में रखी, देखिए इस साइड के दोनों साइड के प्लेन में रखी, लेकिन जो डायरेक्शन जो जाएगी उसकी वो दोनों के परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो यही चीज समझनी है आपको। यहां पर एन कैप जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि जिस वेक्टर की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है उन दोनों वेक्टर्स के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस बी की, तो जो नया वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मेन पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से, जो मैंने आपको एक दो पॉइंट बता ही दिया। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन है जो कि इसको रिजल्ट की डायरेक्शन दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है नीचे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ ए क्रॉस बी जीरो है अगर, देन आइदर ए जीरो होगा और बी जीरो होगा या साइन थीटा जीरो होगा। ठीक है ना, और साइन थीटा जीरो कहां पे होता है आप जानते हैं, या तो जीरो पे होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई पे भी जीरो होता है। यानी कि आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो और थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट फर्स्ट पॉइंट पे ये रिजल्ट आ जाता है।
सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। यानी कि अब हम एक चीज नई चीज समझने वाले हैं। अगर हम ये कहते थे ए डॉट बी अगर जीरो है, पिछले मैंने वीडियो में बता दिया था ए डॉट बी अगर जीरो है तो हम कहते थे ए इज परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर की कंडीशन बनती थी। अब बात आती है ए क्रॉस बी अगर जीरो आ जाए देन वी कैन कंक्लूड दैट ए क्रॉस बी तो वेक्टर ही आएगा, तो जीरो वेक्टर बनेगा। ध्यान रखिएगा ये स्केलर था तो स्केलर के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे ए इज पैरेलल टू बी, यानी कि ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी के पैरेलल होगा, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होता था और क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल की कंडीशन बनती है। ध्यान रखिएगा दोनों की डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो आपको मैं आपको बता देता हूं क्या है। साइन थीटा जो है दैट कैन नॉट बी लेस देन जीरो बिकॉज थीटा जो है वो जीरो से पाई है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट मींस वी कैन से ए क्रॉस बी जो आएगा दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता ए क्रॉस बी कभी भी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है ए को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट विल अगेन जीरो वेक्टर, ठीक है। ये है आपका फोर्थ पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपका उस पर हम आ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स देन थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई एंड दस साइन थीटा इज जीरो, दैट इज यानी कि फ्रॉम दिस वी कैन डिड्यूस दैट। यहां से एक पॉइंट नीचे देखिए, इसको मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये रहा। यानी कि किसी भी वेक्टर को इटसेल्फ के साथ, यानी कि ए को ए से, बी को बी से, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, मतलब मैं आई जे के बोल रहा हूं वो यूनिट वेक्टर, ध्यान रखिएगा। ए की बात कर रहा हूं, ए बी की तो वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो जब आप ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्ट विल बी जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए जो है वो अपने साथ जो एंगल बनाएगा, क्योंकि बीच में जो हम साइन थीटा लिखते हैं साथ में ये फॉर्मूले में, साइन थीटा जो होता है, थीटा जो होता है बीच का एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का। तब ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ए का खुद से जो एंगल बना हुआ है खुद से, तो 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना। और साइन 0 0 होता है, या दैट मीन्स वी कैन से ए क्रॉस ए विल बी 0, बी क्रॉस बी 0, सी क्रॉस सी 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली अब जो यूनिट वेक्टर्स है आई और आई, जे जे के, इन सब की भी इटसेल्फ के साथ, जब भी किसी वेक्टर को इटसेल्फ से करो, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे नॉर्मल वेक्टर हो, रिजल्ट विल बी जीरो वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आई क्रॉस जे जो आप करते हैं, यहां पे मैं डायरेक्ट इसका कंक्लूजन निकाल रहा हूं, सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। आई क्रॉस जे जो है दैट विल बी के इज इक्वल टू माइनस जे आई, ठीक है। अब ये कैसे हुआ जरा समझिए, चला देखिए कैसे। आई क्रॉस जे आप कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनटू जे जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब आई क्या होता है, एक्स के अलोंग होता है, और जे जो है वो वाई के अलोंग होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं किसी वेक्टर की तो रिजल्ट जो होता है दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस जो होता है आपने 3D 11th क्लास से पढ़ी हुई है अच्छे से। 3D जो होती है उसमें आप देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक्स और वाई अगर आपके पास एक्सिस हैं और जेड एक्सिस आप लेते हैं तो देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सिंपली आप इसको कॉर्नर अपने किसी भी रूम में आप बैठे हैं, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस रूम के किसी भी कॉर्नर पे आप अपने माइंड को थोड़ा सा ले जाइए साइड में, तो आप देखेंगे किसी कॉर्नर को देखिए ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए, तो आपको समझ में आएगा जो कॉर्नर बनता है उसमें 3 जो डायरेक्शन निकलती है। देखिए किसी भी कॉर्नर पे आप जहां भी बैठे हैं, जिस रूम में भी जिस जगह बैठे हैं, कॉर्नर कहीं पे बना हुआ है तो वहां पे आप देखिए, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन निकलती दिखेंगी, एक एक्स एक्सिस बोल दीजिए, एक वाई बोल दीजिए और एक जेड एक्सिस बोल दीजिए। नीचे जो फ्लोर है, फर्श है, उस पे आप एक्स और वाई कह रहे हैं अगर सपोज, तो जो ऊपर छत की तरफ जो डायरेक्शन जाएगी कॉर्नर पे वो होगी जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। आई क्रॉस जे जो है देन इट विल बी, देखिए यहां पर आई और जे के बारे में बता चुका हूं। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साइन थीटा यहां पर 90 डिग्री है क्योंकि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और साइन 91 होता है, ठीक है ना, ये भी 1 हो गया। इनटू एन कैप होता है यूनिट नॉर्मल, यानी कि डायरेक्शन, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और आप समझ सकते हो आई और जे जो है वो एक्स और वाई के अलोंग थे, तो जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी जेड एक्सिस, एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन को के कैप कहते हैं।
तो आप ये कह सकते हैं आई क्रॉस जे, देन इट विल बी के वेक्टर, के कैप, सॉरी के कैप, आई कैप जो क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप जब आप करोगे देन इट विल बी आई कैप, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही के क्रॉस आई करेंगे तो आपका जे कैप बनेगा। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई में रिवर्स करते हैं, मतलब जैसे आपने आई क्रॉस जे किया तो के आया, लेकिन अगर जे क्रॉस के आई करेंगे ना, उल्टा कर दे इसको, तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट जो आएगा, अगर आप आई जे के अगर सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो आई जे के का रिजल्ट के आएगा, लेकिन अगर आप उल्टा रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं इनको, उल्टा लिखते हैं, जे को पहले और आई को बाद में, जे क्रॉस आई करते हैं, तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव के, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि आप नेगेटिव हो जाएगा जब आप सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला जो भी रिजल्ट था उसका नेगेटिव होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है आगे। तो आगे हम चलते हैं साइन थीटा जो होता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। ये रहा देखिए पॉइंट, ठीक है। देन इट विल बी गिवन बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच का हमें अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अभी देखिए यहाँ पे एन कैप कहाँ गया, आप ये सोच रहे होंगे अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप नॉर्मली समझ जाएंगे कहाँ से आया, देखिए इससे आया है, ठीक है ना। ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। अब ये एन कैप कहाँ गया, बाकी सब कुछ है लेकिन एन कैप चला गया, लेकिन आप एक चीज और देखें, यहाँ पर ए क्रॉस बी के साथ मॉडुलस भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो जो मैग्नीट्यूड बोथ साइड लेके चलेंगे तो जो एन कैप है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसलिए वो गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। तो आप ये चीज समझेंगे आराम से कि ये एन कैप कहाँ चला गया। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू थी ये यहाँ पर आपके सामने, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, लेकिन एन कैप कहाँ जाएगा, मैग्नीट्यूड जब ले लिया जाएगा तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो वो हट जाएगा यहाँ से, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो है 9th पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वो क्या है, क्लियरली ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ऑल्सो माइनस ए क्रॉस बी जो है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, डायरेक्शन उल्टी जरूर हो जाएगी लेकिन रहेगा तो परपेंडिकुलर दोनों के, ठीक है ना। Then unit vector n cap perpendicular to each one of the vector a and b is given by n cap is equal to plus minus, यानी कि एक प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी, ठीक है। क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है अच्छे से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। जब आपको ये कहा जाए फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स देन इट विल बी गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया गया है कि कैसे ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, आप इसको समझ लीजिएगा आराम से, पढ़ सकते हैं, नॉर्मली है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ये वाला पार्ट ए क्रॉस बी जो है देन रिप्रेजेंट्स वेक्टर एरिया, यानी कि एरिया इसके बारे में कह सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ऊपर लिखा हुआ है देन इट विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स गिवन, जैसे ये वेक्टर हमें गिवन है ए वेक्टर और एक इसके साथ एडजेसेंट ये बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और यहाँ पर ए वेक्टर था, तो अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है ए और बी किसी भी पैरेललोग्राम की, तो उसका एरिया अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए देन इट विल बी गिवन बाय ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है कि ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको बता चुका हूं, अभी बताया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड हमें पता है ए और बी है, तो हम उसको पहले बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है समझिए जरा ध्यान से, ये ट्रायंगल सपोज, तो एडजेसेंट साइड का मतलब ये हुआ आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है, इस पॉइंट को मैं जैसे फिक्स कर लेता हूं बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट किसी भी एक को पकड़ दीजिए, जरूर नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ऐसे ही करो, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, आप बी को ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं और ए को भी ले सकते हैं।
किसी भी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट ले लीजिए, चाहे बी को, चाहे ए को, चाहे सी को। अब बी को ले रहा हूं जैसे मैं, तो आप इसको यहाँ से देखेंगे बी से सी तक जाएगा, इसको वेक्टर ए कह देंगे। बी से ए की तरफ जो वेक्टर जा रहा है इसको बी वेक्टर कह देंगे, समझ गए ना। तो ये एडजेसेंट साइड्स वेक्टर बोलेंगे ए और बी, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली जब सी को आप पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लेके चलते हैं तो सी से ए की तरफ जाएंगे और सी से बी की तरफ जाएंगे। सी से ए तक ए वेक्टर बोल देंगे, सी से बी तक बी वेक्टर बोल देंगे, ठीक है ना। कोई भी एक नाम रख दीजिए, ए या बी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए एंड बी। अगर हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम में मान लीजिए ये डायगोनल्स है हमारे पास D1 और D2, ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, यानी कि D1 जो आपके D1 D2 जो आपके डायगोनल्स है, या A क्रॉस B भी आप नाम रख रहे हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, A को आप D1 कह लीजिए, B को D2 कह लीजिए, तो बात एक ही पड़ेगी। तो डायगोनल्स आप D1 D2 कहिए या A B कहिए, बात वही है, फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ ऑफ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज है, एक दो पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे। ये देखिए, ये रहा कि जब आप उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव, आपके सामने है, देख सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है देन इट विल बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 2x ए क्रॉस बी। ये है स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा क्वेश्चन, यानी कि अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छा कंसेप्ट जो आपको समझना है वो है ए क्रॉस बी की वैल्यू निकलती कैसे है। अब आप कहोगे ए क्रॉस बी तो हमने बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो तब लगेगा स्टूडेंट जब आपके पास बीच का एंगल पता है। जब आपको थीटा का ही नहीं पता बीच का एंगल क्या है, तो आप क्या कैसे कर लोगे, इसको कैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो क्या है, ए क्रॉस बी जो होता है देन इट कैन बी फाइंड आउट, वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी बाय डिटरमिनेंट मेथड, यानी कि डिटरमिनेंट मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी आपके दो वेक्टर्स है जिसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर आई जे के लिख लीजिए, सबसे ऊपर फर्स्ट रो में आई जे के, हमेशा क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, दो वेक्टर की प्रोडक्ट अगर करनी है, फर्स्ट वेक्टर को ए कंसीडर कीजिए, सेकंड वेक्टर को बी कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलना है आई जे के, हमेशा आई जे के ही लिखना है, ठीक है, यहां पर। उसके बाद ए के कंपोनेंट्स और फिर बी के कंपोनेंट, जो भी दो वेक्टर है, ए और बी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लिख लेने हैं, और उसका डिटरमिनेंट जब आप करोगे देन जो डिटरमिनेंट आएगा वही होता है ए क्रॉस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मैं बता दूं, सिंपली आपको बता भी चुका हूं, जब आपके पास ए और बी गिवन है वेक्टर, अभी लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो यही है, हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया हुआ देख सकते हैं। तो ए गिवन है, बी गिवन है, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेयर इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी बुक में मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आपने ए क्रॉस बी किया तो क्या किया, अभी बताया, आई जे के पहले ऊपर आई जे के कैप लगा दिया, उसके बाद ए के कंपोनेंट्स 1 - 7 7 और बी के कंपोनेंट 3 - 2 और 2, उसके बाद कर दिया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिएगा, जिसने अब तक नहीं किया डिटरमिनेंट वो मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड करना है, जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी वो आएगा 19J + 19K आ चुका है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो आप जानते हो, कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करना होता है। तो 19² + 19² करेंगे तो 19√2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। ये मैंने आपको अभी बताया था, 9th पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, ये वही है, ठीक है। तो a + b है और a - b है, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, यानी कि वो फॉर्मूला आपको याद होगा, ± a क्रॉस b अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी, ठीक है। और
करते हैं शुरू। तो ए प्लस बी को मैंने नाम, क्योंकि ए प्लस बी थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, इसलिए मैंने सी नाम रख दिया इसका। और ए माइनस बी जो है देन इट, जो आपको देखिए ए और बी की वैल्यूज गिवन है आपको, उसको दोनों को प्लस करने से ए प्लस बी आ जाएगा और माइनस करने से ए माइनस बी आ जाएगा। उसको मैंने डी नाम रख दिया है। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, देन इट विल बी गिवन बाय प्लस माइनस। आपको पता होगा क्या होता है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिएगा, मैंने आगे लास्ट में लगा दिया है, यहाँ पर नहीं लगाया है, आप लगा लीजिएगा अपने आप से प्लस माइनस इसके आगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो सी क्रॉस डी हमें चाहिएगा, उसके लिए इसको मैं, क्योंकि मैंने इसको सी का इसको डी का इसलिए, तो सी क्रॉस डी आपने जो अभी पिछला फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो आया 69 माइनस 16j माइनस 8k। अब उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। और हमें अब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था सी क्रॉस डी, यानी कि सी क्रॉस डी जो हमने किया वो 69 माइनस 60j माइनस 8k अपॉन मैग्नीट्यूड आएगा इसका 24। तो रिजल्ट विल बी कॉमन आ जाएगा इसमें से 8 कॉमन आने का प्लस माइनस 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 3 रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k, देन फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अल्फा है आपका π/3, तो कोस अल्फा हो जाएगा आपका कोस π/3 यानी कि 1/2, एंड बीटा है आपका π/4 और कोस π/4 आप जानते हैं अच्छे से, और वो होता है आपका 1/√2। अब थीटा जो है थर्ड एंगल जो है आपको थीटा मेंशन किया हुआ है साफ साफ, तो गामा जो है उसको हम थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनको हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा कहते हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो कोस गामा की जगह यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या करना है। अब हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उनके स्क्वायर्स का सम जो होता है 1 होता है, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो है दैट इट इज 1 के इक्वल होता है। तो उनकी वैल्यूज रख दी है। कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर, एंड कोस स्क्वायर गामा जो है कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि गामा की जगह थीटा है, इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा रिजल्ट 1/4। तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। बट थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मेंशन है साफ साफ आपकी स्टेटमेंट में। एक्यूट एंगल है दैट इट विल बी पॉजिटिव ओनली, तो पॉजिटिव ओनली रहेगा, तो देन इट विल बी कोस थीटा विल बी ओनली 1/2, पॉजिटिव 1/2, एंड 1/2 विल बी कोस π/3 के ऊपर होता है, आपको पता है अच्छे से। तो थीटा विल बी π/3। तो ये थीटा की वैल्यू तो हमने ये फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमने पूछा कंपोनेंट्स का मतलब होता है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो देखिए जरा कैसे। अब देखिए हमने अभी निकाला है ये, तो आपके पास जो है कोस अल्फा जो था वो आपका था 1/2, ठीक है। कोस बीटा जो है वो 1/√2 था, आप निकाल चुके हैं। कोस गामा की जगह क्या आ जाएगा π/3, तो कोस π/3 1/2 अगेन। तो ये स्केलर कंपोनेंट जो है वो आपके आ चुके हैं 1/2, 1/√2 एंड फिर से 1/2, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, आई जे के साथ में लग जाता है, डायरेक्शंस भी आ जाते हैं सिंपल। तो उसके साथ आई लगा दीजिए फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ जे लगा दीजिए, थर्ड के साथ के लगा दीजिए अगर यहाँ पे इनके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका वेक्टर कंपोनेंट्स। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th क्वेश्चन है आपका, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो कर दीजिए शुरू फटाफट से, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। आई जे के जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कैसे करते हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट निकाल लिया दैट इट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो जो i कंपोनेंट है, ठीक है, देन इट विल बी 0, तो यहां से हमने 0 रख दिया। जो j कंपोनेंट है देन इट विल बी 0 एंड k कंपोनेंट इज आल्सो 0। तो यहां से हमने वही किया जो हमने अब तक करना चाहिए। क्या पहले हमने i कंपोनेंट को 0 रखा, कोई फायदा नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। फिर j कंपोनेंट को 0 रखा, 2 म्यू माइनस 27 को 0 रखा, तो म्यू हो जाएगा 27/2। देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है म्यू का। सिमिलरली 2 लैम्डा माइनस 6 को 0 रखा, क्योंकि कंपेयर किया दोनों साइड, जे को जे से, के को के से, आई को आई से, तो लैम्डा हो जाएगा आपका 3। बस इतना ही करना था, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी, तो आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपके पास, गिवन a डॉट b0 एंड a क्रॉस b0 व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। आपको ये बताना है कि अगर आपका डॉट प्रोडक्ट b0 है, क्रॉस प्रोडक्ट b0 है, तो आप a और b के बारे में क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो सिंपली देखिए, एक a डॉट b0 है, यानी कि a या तो आइदर a0 और b0 और a इज परपेंडिकुलर टू b। a क्रॉस b0 गिवन है, देन इट विल बी आइदर a0 और b0 और a इज पैरेलल टू b।
ठीक है। और आपको बीच में क्या है, एंड। एंड जब होता है स्टूडेंट्स तो आपको याद रखना है जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है वो हम एंड में निकालते हैं, ठीक है। जब बीच में एंड होता है ना, दो स्टेटमेंट्स के बीच में एंड होता है, प्रोबेबिलिटी के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियोस में जब मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर करवाया था कि एंड का मतलब होता है जो दोनों में इंटरसेक्शन हो, यानी कि कॉमन पॉइंट्स क्या है, कॉमन कंक्लूजन क्या है। तो इन दोनों में से जो कॉमन कंक्लूजन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से देखिए ये रहा आपका इन दोनों का कॉमन, ये दोनों में कॉमन है ये पॉइंट्स, क्या है वो, क्योंकि देखिए आगे जाके बदल जाता है, ये कह रहा है परपेंडिकुलर, ये कह रहा है पैरेलल, तो ये तो अलग अलग होगी बात। अब ये कॉमन सी बात क्या है, आइदर A0 और B0, तो इन दोनों को कंबाइंड करके कंक्लूजन जो निकालते हैं वो होगा आपका, वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A0 और मैग्नीट्यूड ऑफ B0, क्योंकि A भी 0 है और B भी 0 है तो उनका मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, लेट ए बी सी बी द वेक्टर्स गिवन एज a1i plus a2j and a plus a3k and so on for b also for c also same to same है, then show that a क्रॉस b plus c is equal to a क्रॉस b plus a क्रॉस c, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करने तो कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर ले पहले, तो उसके लिए b प्लस सी चाहिए, तो b और c में m को प्लस कर दिया, तो i वाला i में, j वाला j में और k वाला k में प्लस कर दिया, और a वेक्टर हमें पता है a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो a क्रॉस b प्लस c, ठीक है। a और b प्लस c की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो i j की जैसा कि एज यूजुअल जो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वही किया है, तो a के कंपोनेंट फर्स्ट रो में आ गए, सॉरी सेकंड रो में आ गए, फर्स्ट रो में हमेशा i j के ही रखते हैं, और जो थर्ड जो रो है उसमें आ जाएंगे b प्लस c के कंपोनेंट्स, यानी कि b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। अब इनकी जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है, आई कैप के साथ ये वैल्यूज आ जाएंगी, जे कैप के जो डिटरमिनेंट होता है नॉर्मली वही है, तो इसको हमने नंबर डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन, देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है। आगे चलते हैं, देखिए कैसे करना है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व किया है, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए था a क्रॉस b हमने कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया डिटरमिनेंट। अब a क्रॉस c भी चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया, ये आ गया आपका रिजल्ट। अब इन दोनों को करना है प्लस, राइट हैंड साइड भी इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कि i वाला इकट्ठा प्लस कर देंगे, i वाला i में प्लस होगा, j वाला j में और k वाला k में प्लस होगा। तो आप जब देखेंगे दोनों को देख के मैच करके देखेंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये देखिए लास्ट में जो दोनों को प्लस करने से जो आई वो उसको सेकंड इक्वेशन कह दिया, तो फर्स्ट और सेकंड देखेंगे दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए आराम से, तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 8th क्वेश्चन, क्या है, इफ आइदर a0 और b0 एंड देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपका कोई वेक्टर जो है, अगर a वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर है, b वेक्टर 0 वेक्टर है, देन a क्रॉस b तो 0 होगा ही होगा, बट क्या कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू का मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट्स आपको ये कह दिया जाए कि a क्रॉस b अगर 0 है, देन क्या a और b दोनों 0, ये दोनों में से कोई एक 0 होगा, यानी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है दोनों की, a क्रॉस b 0 वेक्टर, देन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 भी होगा, तो हम कहेंगे नो। और जब भी कोई चीज नो होती है ना, नाम मना करते हैं, तो उसको हमेशा एग्जाम्पल से प्रूव किया जाता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ये रट्टा मत लगाइएगा, आपको सिंपल क्या करना है, दो पैरेलल वेक्टर ले लेने हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के मल्टीपल, जैसे a ले लिया मैंने i प्लस 2j प्लस 3k, b ले लिया इसका डबल, डबल का मतलब 2i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं जो पैरेलल होते हैं, तो कोई भी आप दो पैरेलल वेक्टर कोई भी ले सकते हैं, तो वो आप ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो ना तो a0 आया है आपका वेक्टर, ना ही b0 है, क्योंकि दोनों के देखो कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, जीरो किसी का भी नहीं है, ठीक है, पूरा कोई जीरो नहीं है। तो a क्रॉस b हमने करके देखा, a क्रॉस b किया ना, तो आप देखेंगे कि ये जो वेक्टर है वो आपका 0 वेक्टर आ गया, यानी कि क्या मतलब हुआ कि हमने कह दिया, प्रूव कर दिया कि a क्रॉस b तो आपका 0 वेक्टर है मान लिया, बट ना तो a 0 है और ना ही b 0 है, यानी कि दोनों ही 0 नहीं है, देन दैट मींस ये आपका ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5, ठीक है। तो आपको सिंपली मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है इसको, तो इसके लिए सिंपली आप एक पहले ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी नाम लिख लीजिए और उसके कंपोनेंट लिख लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। मैंने क्या किया है, मैंने इस क्वेश्चन में a को फिक्स कर दिया है, a को फिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो a से मैंने जैसे बताया था, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करके उसकी दोनों तरफ से डायरेक्शन बना लीजिए, वेक्टर बन जाएंगे एडजेसेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो a से b की तरफ गए तो इसको मैंने a वेक्टर कह दिया,
ए से सी की तरफ गए, इसको मैंने वी वेक्टर कह दिया, ठीक है ना, ये बी वेक्टर हो गया। तो सिंपली आपको यहाँ पे ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बी के कंपोनेंट्स में से, बी के जो आपके कोऑर्डिनेट्स उसमें से ए के माइनस कर दीजिए तो ए बी के वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 1 करेंगे, देखिए इसमें से माइनस करते हैं ए बी के लिए, तो बी में से ए के माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो i + 2j + 3k जो है वो ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब बात करते हैं एसी वेक्टर की। एसी वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, एसी का मतलब सी में से ए को माइनस करना है, ठीक है, तो सी में से ए को माइनस करना, 1 में से 1 को माइनस किया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आई वाला खत्म हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करना है, सॉरी 5 में से 1 को माइनस करना है, 4j हो जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करना है तो 3k हो जाएगा। तो ए बी और ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट वेक्टर। एडजेसेंट वेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं, ए बी है और ए सी है, ठीक है। तो ए बी और ए सी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा कितना, √61/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं, तो क्या कहा है इसमें, आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर ए एंड बी। जो भी वेक्टर की वैल्यू गिवन है आपके सामने लिख चुके हैं, ए ये रहा, बी ये रहा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी दिया था, नोट भी करवा दिया था, वो था a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो पहले a क्रॉस b निकाल लिया हमने और जो भी रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड कर दिया है। मैग्नीट्यूड करने से आएगा √450 एंड इट कैन बी रिटन एज 15√2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये गिवन है और a क्रॉस b = मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि यूनिट वेक्टर गिवन है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के लिए फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हमें गिवन है, देन मींस इट मींस हम साइन थीटा से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला पीछे मैंने बता दिया था, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b। तो वैल्यूज रख दी, तो ये रिजल्ट विल बी 1/√2, यानी कि 1/√2 जो रिजल्ट आया है आपका, इस रिजल्ट से आप ये कर सकते हैं साइन थीटा = 1/√2, और साइन थीटा अगर 1/√2 आया है देन इट मीन्स कि आपके पास थीटा क्या होगा, π/4, ठीक है। 1/√2 π/4 पे होता है साइन की वैल्यू, तो रिजल्ट विल बी π/4, और π/4 आप देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन के लिए बनता है π/4, ठीक है। तो इस तरह से आपका 11th क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी जो भी गिवन है रिस्पेक्टिवली इज, यानी कि क्या रिजल्ट आएगा। ऑप्शंस आपके पास 1/2, 1, 2 और 4 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था एडजेसेंट साइड चाहिए, तो आप एक पहले तो एक यहाँ पर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना लीजिए सिंपली, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम की तरह वही सेम वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ए को फिक्स कर दिया है, ए से लेके चला बी को और ए से लेके चला डी को। तो यानी कि दो वेक्टर हमने एडजेसेंट ले लिया, एक तो ए डी ले लिया और एक ए बी ले लिया, है ना। ए डी और ए बी दो वेक्टर मैंने एडजेसेंट वेक्टर ले लिए, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी वेक्टर कह दिया, ठीक है। तो पहले मैंने ए बी निकाल लिया, यानी कि बी में से ए को माइनस करके निकल गया। फिर हमने चाहिए था ए डी, यानी कि डी में से ए को माइनस करके निकल गया। तो ए बी और ए सी, यानी कि यहाँ पर आप ए बी और ए सी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और ए बी और ए सी मैंने निकालने के बाद मैंने क्या किया, मुझे कोई भी, यानी कि आप कोई भी दो वेक्टर ले सकते हैं, मैंने जरूर नहीं आपको ए बी और ए डी लेना है या ए बी और ए सी लेना है, आप किसी भी एक को ले सकते हैं। तो रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पर आप ए बी और ए डी भी ले सकते हैं, ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, ठीक है। और उसके साथ दो वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ए से बी की तरफ और ए से सी की तरफ ले लिया और उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, और डिटरमिनेंट विल बी 2। तो ये आपका सी ऑप्शन बनता है सही जवाब इसका, क्योंकि राइट आंसर जो है 2 वो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।